मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ आंटी बेहद खूबसूरत थी। वह दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। मैं उनके यहाँ नौकर का काम करता था। वह इस कदर खूबसूरत थी कि मेरे दिलो दिमाग में उनकी खूबसूरती ने अपना घर बना लिया था। मैं हर वक्त उनकी खूबसूरती को देखता रहता। उनका वह गोरा सा बदन देखकर मेरे मन में जज्बात मचलने लगते थे और जब मैं काम से फारिग होता तो उन्हीं के ख्यालों में डूबा रहा। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी आंटी चुपचाप मेरे कमरे में आ गई और वह मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। उनका इस तरह से मेरे कमरे में आना मुझे समझ में आ चुका था। मुझे एहसास हो चुका था कि वह मुझसे क्या चाहती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, राजवीर, मैं तुमसे एक उनकी यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सका। आखिरकार मैं भी तो और फिर मैं तो ना जाने कब से यही चाहता था। और फिर हम दोनों। मेरा नाम राजवीर है और मैं अभी 26 साल का नौजवान हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं और भाइयों में मैं अकेला ही हूँ। मेरी 2 बहनें मुझसे छोटी हैं, जिसमें मैं बड़ी बहन की अभी 6 महीने पहले शादी हुई है। मेरी बहन की शादी के बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। दरअसल मेरे पिता को कोई गंभीर बीमारी थी, इसी वजह से वह इस दुनिया से चले गए। जब से पिताजी की मौत हुई थी तब से घर की माली हालत बहुत ही ख़राब होने लगी थी। मेरी माँ पिताजी के मौत के बाद वह हमेशा इसी सदमे में रहने लगी कि मेरी छोटी बेटी शादी अब कैसे होगी। आखिर हम गरीब थे। हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर था। उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तब हम दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। वह तो अच्छा था कि पिताजी के रहते ही मेरी एक बहन की शादी हो गई थी, लेकिन अब छोटी बहन की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जिसके चलते मुझे पढ़ाई भी नहीं करवा सके। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरा उतना ज़्यादा पढ़ने की हैसियत नहीं थी। मैं सिर्फ गांव के स्कूल में ही 5वीं क्लास तक की पढ़ाई कर पाया था। लेकिन आज के ज़माने में 5वीं क्लास तक पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिल पाती। आज जो अच्छी शिक्षा लेकर बैठे हैं, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही तो फिर मुझ जैसे 5वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले को क्या नौकरी मिलेगी। मुझे तो मजबूरी ही करनी है, वो तो चाहे कहीं भी करूं। मेरी माँ परेशान थी कि मेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी। आजकल तो बिना दहेज के शादी होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने गांव में ही रहकर इधर उधर मजदूरी कर लेता था, लेकिन गांव में इतने पैसे नहीं मिल पाते थे। उस वक्त मैं यह सोच भी नहीं पाया कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ अब दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी है। जैसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था, क्योंकि मैं काम करने लायक था और मेरे रहते हुए मेरी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था। यह बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं शहर जाकर कोई नौकरी करूँगा, क्योंकि अब मुझे घर को अकेले ही संभालना था और छोटी बहन की शादी करनी थी। अगले दिन जब मैं अपने ही पास वाले गांव के काम करने के लिए गया तो वहाँ मेरा एक दोस्त मिला। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। मैंने कहा कि मुझे शहर में नौकरी करनी है, लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब उसने मुझे बताया कि मेरे एक अंकल हैं जो शहर में एक बड़ा सा घर बनाकर वहीं पर रहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे अंकल को एक आदमी की ज़रूरत है जो घर का सारा काम कर सके। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके तुम्हें वहाँ पर भेज देता हूँ। वहाँ तुम्हें रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। शहर में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर रहने और खाने की सुविधा मिल जाए तो वहाँ रहना बहुत ही आसान हो जाता है। उसकी यह बात सुन करके मैंने उससे हाँ कह दिया। मैंने कहा, तुम अपने अंकल से बात कर लो, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने फ़ौरन अपने अंकल के पास फ़ोन करके बात कर ली। उसने अपने अंकल को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और मैं भी खुशी से अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने भी अपनी माँ से शहर जाने की बात कर ली। इस बात से माँ तैयार हो गई। मैं अगले ही दिन अपना कुछ सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ पता लिखकर दे दिया था। मैं उसी पते पर पहुँच गया। जब मैंने दरवाज़ा पर पहुंचकर घंटी बजाई तो कुछ पल में घर का दरवाज़ा खुल गया और मेरे सामने एक बेहद सी खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी उम्र यही होगी 30-32 साल के आसपास होगी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि वह अभी इतनी उम्र में लगती नहीं थी। कुछ पल के लिए तो मैं उससे देखता ही रह गया। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी नज़रें हटा लूँ, लेकिन उसकी मन को भ्रमित कर दिया था। मैंने इससे पहले और कभी नहीं देखी थी। वैसे भी गांव का रहने वाला था, जहाँ की औरतें ऐसे ही जैसे तैसे रहती हैं। जब उस औरत ने मुझे आवाज़ दी तब मेरा ध्यान भंग हुआ। वह कहने लगी, जी कहिए क्या काम है आपको। मैंने कहा कि मेरा नाम राजवीर है और मैं एक गांव से काम के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने अंकल जी से मेरे बारे में बात की है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वह मुझे घर के अंदर आने के लिए कहने लगी। फिर अंकल जी को आवाज़ लगाई
थोड़ी ही देर में अंकल जी आए और कहने लगे, वो तुम ही हो जिसके बारे में मुझे अजय ने बताया था। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम बर है और मैं अजय का दोस्त हूँ। वो मेरे दोस्त के अंकल थे, इसलिए मैं भी उन्हें अंकल ही कहने लगा। अंकल जी ने मेरा परिचय उस औरत से भी करवा दिया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी आंटी है और मेरी पत्नी कल्पना। अंकल जी ने मुझे अपने घर का सारा काम समझा दिया और कह दिया कि सब काम वक्त पर हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मैंने अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है और रहने और खाने की सुविधा अलग से थी। मैंने ठान लिया था कि मैं मन लगाकर यहाँ काम किया करूँगा और कभी भी अंकल जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आंटी जी को देखकर कभी कभी सोचता था कि काश मेरी भी इतनी ही सुंदर लड़की से शादी हो जाए। मैं घर के कामों में ध्यान देने लगा था। आंटी मुझे रोज़ सुबह सामान लाने बाजार भेज देती थी। मैं बाजार से सामान लाकर उन्हीं को दे देता था। फिर मैं घर के दूसरे काम में लग जाता। मैंने आंटी से भी कह दिया था कि कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ दे दे, मैं फ़ौरन से उसे कर दिया करूँगा। इस बड़े से घर में मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ मुझे इतनी देखने का मौका भी मिल गया था। इसी तरह दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। उस घर में काम करते हुए मुझे 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब आंटी भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। मैं भी यही चाहता था कि आंटी से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि वह इतनी कि मैं उन्हें देखे बिना ही रह पाता। जब उनसे थोड़ी बातें हो तब मैं बहुत अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह बातें बड़ी प्यारी किया करती थी। उनके बात करने का अंदाज ही कमाल का था। आज तक किसी ने मुझे ऐसे लहजे में बात नहीं की थी। मैं उनके इस तरह की बातों से बहुत खुश हो जाता था। जब मैं सोता था तब खूबसूरत चेहरा मेरे सामने नज़र आ जाता था। ऐसा लगता था जैसे उस वक्त साथ होती है। मैं बार बार करता कि मैं उनके बारे में ऐसा ना सोचूं, क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ, भले ही वह मेरे दोस्त की आंटी है। एक दिन सुबह सुबह अंकल घर पर नहीं थे। मैं हॉल की सफाई कर रहा था, तभी आंटी बाथरूम से नहाकर निकली। उस वक्त वो गाउन पहने हुई थी। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर अपनी ही जानबूझकर प्रहार कर दिया हो। लेकिन मैंने अपनी नज़रें झुका ली और अपने काम पर ध्यान देने लगा, क्योंकि मैं तो एक नौकर था और मुझे बड़ी मुश्किल से अच्छा काम मिला था। इसलिए मैं किसी भी हाल में अपनी नौकरी को गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन मैंने देखा कि आंटी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, लेकिन मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि पता नहीं उन्हें बुरा लग जाए, कहीं वह यह न कह दे कि नौकर होकर हमारे घरेलू मामले में ना पड़ो। अगर ऐसी बात उन्होंने सच में कह दी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं किसी के घरेलू मामले में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब यह हर रोज़ होने लगा था। आंटी अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। मैं यह भी देख रहा था कि आंटी जी अब अक्सर अपने कमरे में ही रहने लगी थी। मुझे इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। अचानक खिलखिला वाली आंटी ऐसे क्यों रोती रहती है, और अंकल भी अब घर में ही रहने लगे थे। उन दोनों की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अगर घर के मालिक और मालकिन ज़्यादा परेशान रहने लगे तो फिर नौकर को तो चिंता हो ही जाती है। एक दिन जब मैं अंकल कमरे से बाहर निकले तो उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हैरान हो गया था। आखिर उनका शरीर भी एकदम से कमज़ोर क्यों होता जा रहा था। उधर आंटी के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। आखिर माजरा क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब से इस घर में आया था तब से आंटी का चेहरा खिला खिला होता था, लेकिन अब उनका चेहरा अचानक से मुरझा गया था। यह देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। मुझे पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोचता कि एक नौकर होकर उनकी आपसी मामले के बारे में कैसे पूछूं। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं आंटी के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि आंटी को जब से देखा था तब से उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में सचमुच ही ऐसा कुछ होने वाला था। उस वक्त मैं उन्हीं सब को सोच गुमसुम आंटी मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास आकर बैठ गई। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया था। मैंने सोचा क्या बात हो गई है, आज अचानक से आंटी मेरे कमरे में क्यों आई है। तभी आंटी कहने लगी, राजवीर मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, तो मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान था। मुझसे आंटी को ऐसा क्या चाहिए था जो इस तरह से कह रही थी। तभी आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, राजवीर मुझे यह बात सुनकर तो बिल्कुल ही बौखला सा गया था। मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर आंटी को यह क्या हो गया है। मैंने कहा कि यह सब क्या कह रही हैं, आपको मालूम है आप मुझसे कोई सामान नहीं मांग रही कि मैं लाकर दे दूं। मैंने कहा, मेरी मालकिन मैं आपके साथ, अगर अंकल को यह सब पता चलेगा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन मैं यह नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आंटी कहने लगी, अब तुम्हारे अंकल इस काबिल नहीं है कि वह
उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ है? जो मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, राजवीर, क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। वह कहने लगी, तुम इस घर में काम कर रहे हो, तुम पूछ भी तो सकते हो कि तुम्हारी आंटी इतनी परेशान क्यों है। मैंने कहा, हाँ, परेशानी तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक नौकर हूँ और आपके आपसी मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं आपको बुरा न लग जाए। तभी मैंने आंटी से कहा कि आखिर बात क्या है, मुझे आप पूरी बात बताएं। आंटी कहने लगी, मेरे और तुम्हारे अंकल की पसंद की शादी थी। जब तुम्हारे अंकल शहर में नौकरी करते तो वहीं मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त तुम्हारे अंकल का व्यवहार बहुत पसंद आया था, क्योंकि वह एक सीधे साधे और स्वभाव के थे। हम दोनों रोज़ मुलाकात होने लगी और यही मुलाकात प्यार में बदल गई। हम दोनों ने अपनी शादी को लेकर अपने घर वालों से बात की, लेकिन उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। इस बात से हम दोनों बहुत परेशान रहने लगे। जब मैंने कहा कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजार लूँगी। जब हम यही तरह कई दिनों तक परेशान रहने लगे तो तुम्हारे अंकल से मेरी परेशानी देखी गई और हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर घर के वालों से खिलाफ शादी कर ली। जब यह बात हमारे घर वालों को पता चली तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया और हमारे साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। उस वक्त तो हम दोनों बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, लेकिन तुम्हारे अंकल ने अपनी कमाई में से कुछ पैसे जमा किए थे। उसी पैसे से वह एक किराए का कमरा ले लिया और फिर हम वहां आकर रहने लगे। अभी कुछ दिन हुए थे कि वह जिस कंपनी में काम करते थे वहां से उन्हें दुबई जाने का ऑफर आ गया। घर के धक्के खाने के बाद तुम्हारे अंकल ने सोचा कि क्यों न दुबई जाकर खूब पैसा कमाऊं, जिससे मैं अपने खुद का घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रह सकूं। यह बात जब तुम्हारे अंकल ने मुझे बताई तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, लेकिन वह कहने लगी कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। अगर हमारे पास अपना खुद का भी घर नहीं होगा तो हम पूरा जीवन ऐसे रह पाएंगे। तुम थोड़ा सा वर्दा कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने हाँ कह दिया। फिर वह मुझे छोड़कर कुछ दिनों के लिए दुबई चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई थी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई भी बात करने वाला नहीं था। तुम्हारे अंकल दुबई जाकर अच्छे पैसे कमाने लगे और फिर धीरे धीरे करके हम दोनों यह घर बना लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। जब मैंने बहुत जोर देकर पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको कैंसर की बीमारी है। यह बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर वाले भी हमारा साथ छोड़ दिए थे। जब मैंने इसके पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने बताया दुबई में कुछ लोगों से उनकी दोस्ती हो गई थी। फिर वह लोग मुझे शराब और सिगरेट पिलाने लगे थे। मैं इन सब चीज़ों के लिए मना करता था तो वह ज़बरदस्ती पिला दिया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे मैं भी इसकी आदी हो गया। फिर मैं खुद भी रोज़ शराब और अलग अलग तरह के नशे करने लगा। एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि मुझे कैंसर है। उस वक्त मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि काश मैं उन्हें दुबई जाने से रोक लेती तो यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे अंकल बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है, इसलिए वो मुझे, क्योंकि अब उनके अंदर वह क्षमता नहीं रही कि बोलो, पहले भी लेकर जिद किया करती थी, लेकिन तुम्हारे अंकल मुझे यह कहकर मना कर देते थे कि अभी अभी तो मुझे वैसे कमाकर घर बनाना है। अब देखो मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आंटी की यह सब बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि आखिर आंटी इतनी उम्र में अपने पति के बिना कैसे रह पाएगी। यह दुनिया भी तो किसी एक अकेली औरत को सही सलामत नहीं रह देती। लोग तो हमेशा बेसहारा बेबस औरतों पर हमेशा आंस गिड़ाए बैठे रहते हैं। फिर आंटी तो इनके साथ क्या होगा, यही सोचकर मेरा मन घबराने लगा। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। आंटी कहने लगी कि एक तो मुझे औलाद नहीं है और तुम्हारे अंकल भी कुछ दिन के मेहमान हैं। उनके जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूंगी। अगर मुझे औलाद हो जाएगी तो उसके सारे जीवन काट लूँगी। अब मेरी सुन्नी गोद को वह अपना आंचल फैलाकर मेरे सामने रोने लगी। आखिर मैं एक भी जवान था तो आंटी से दिल ही दिल में प्यार करने लगा था। फिर मैं अपने जज्बातों को काबू कैसे कर पाता। और मैंने आंटी को तसल्ली दी और उनसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। उस रात में वो मेरी बहुत से जमते हुए मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज मेरा भी यह सब ऐसे ही, जब रात को अंकल सो जाते तो आंटी और फिर सुबह अंकल के बेड पर चली जाती। हमारे दोनों के बीच इसी तरह से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक अंकल की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक अंकल दम तोड़ चुके थे। तभी आंटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंटी का इस तरह से रोना देखकर मुझे बेहद परेशान कर रहा था। मैंने किसी तरह से आंटी को समझाया और शांत करवाया। इस घटना को 1 महीना बीत गया था, लेकिन
आंटी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। वह बार बार मेरे कंधे पर अपना सर रखकर रोए जा रही थी। वो कह रही थी कि अभी मैं इतनी कम उम्र में विधवा की जिंदगी कैसे गुजार रहूंगी। उनका इस तरह से रोना मुझे अंदर तक परेशान कर रहा था। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और आंटी से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे बीच तो रिश्ता बन गया है, लेकिन अब मैं आपको इस तरह रोते बिलखते नहीं दे सकता। अब मैं आपको पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हूँ। मेरे मुंह तरह से इस बातें सुनकर आंटी रोते हुए कहने लगी, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैंने उन्हें चुप कराया, फिर उनकी मर्जी पूछी तो उन्होंने हाँस में सिर हिला दिया। अगले दिन मैंने उनसे शादी कर ली और उन्हें एक विधवा की ज़िंदगी जीने से आज़ाद कर दिया। कुछ दिनों बाद अपने गांव चला गया और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। मेरी माँ कहने लगी कि तूने एक नेक काम किया है और मुझे तुझ पर गर्व है। मेरी माँ कहने लगी कि मैं एक विधवा हूँ, इसलिए मैं एक विधवा का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मेरी तो उम्र हो गई थी और तुम सब भी जवान हो गए थे, इसलिए मैं इन सब के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरी माँ ने उसे खुशी खुशी अपनी बहू मान लिया था। मुझे एक सूरत पत्नी मिल गई थी और कल्पना को पति के साथ एक परिवार भी मिल गया था। मैं अपनी माँ को लेकर वापस कल्पना के पास चला गया। मेरी माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिन बाद फिर मैंने अच्छा सा लड़का देखकर अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। फिर मैं उसी शहर में एक नौकरी ढूंढकर वहीं पर काम करने लगा। हम सब बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे मेरी पत्नी भी बीते कल की बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, क्या एक विधवा को नई जिंदगी देना गुनाह है? क्या ये ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या मैंने उससे शादी करके कोई गुनाह किया? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।